गुड इवनिंग गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि हम लोगों ने किस तरीके से आयंस के फॉर्मूले याद किए थे। उसमें यदि मुझे किसी की, जैसे मान लीजिए आपको आयरन ऑक्साइड की बात करनी है, तो मुझे यदि दोनों चीज़ों की वैलेंसी पता है कि आयरन में +2 और ऑक्साइड में -2, तो इजीली इसका फॉर्मूला सिंपली मैंने कहा था क्रॉस में इसकी संयोजकता, इसकी जो वैलेंसीज होती हैं उनको आप क्रॉस में लिख दीजिए इस तरीके से, और इसे O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसे FeO में 2 से डिवाइड मार के लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि Fe3+ वाला जाए और O2 - वाला हो, तो क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करेंगे आप तो Fe3O2 मिल जाएगा, सॉरी Fe2O3 आपको मिल जाएगा। Fe2O के O वाली 2 इधर और 3 वाली इधर। क्लियर? इस तरीके से आप, यदि आपको आयंस के फॉर्मूले याद हैं तो आपको इजीली किसी भी कंपाउंड्स को लिखना आसान हो जाता है। क्लियर? ये बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, और मैंने बताया था कि हमेशा जो पॉजिटिव वाला होता है वो पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन हमेशा बाद में लिखा जाता है, जिस तरीके से फॉर्मूले में आपके मेंशन है। क्लियर? हमेशा पॉजिटिव आयंस पहले आते हैं और इसी तरीके से उनका नाम भी लिया जाता है आयरन ऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से ये क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव आयंस का नामकरण भी हमेशा कैसे होता है, पहले लिया जाता है और नेगेटिव आयंस हमेशा बाद में होता है। ये बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है, फिर ये आयरन में आपने देखा कि एक बार 2 वैलेंसी शो कर रहा है, एक बार 3 वैलेंसी आ रही है, यानी एक बार फेरस बना रहा है, एक बार फेरिक बना रहा है। इन सारे क्वेश्चनों को की शुरुआत कैसे होती, तो मैंने कहा कि मेन बेसिकली जब आयंस दिखाई दिए लोगों को, क्या दिखाई दिए, आयंस दिखाई दिए, तो लोगों में ये आया कि भाई ये चार्ज कहां से आया। अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि एटम कैसा है, इंडिविजुअल फॉर्म का है, यानी किसी भी तरीके से इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये मान के चल रहे थे। डाल्टन जी ने भी ये अपनी थ्योरी में कह दिया कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर? वो सिर्फ अपनी रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब आयंस आपके सामने आए तो फिर लोगों के दिमाग में आया कि भाई ये आयंस, ये चार्ज कहां से आ रहा है, क्या कारण है चार्ज बनने का। फिर लोगों ने और क्या देखा कि उन लोगों ने जब 2 चीजों को आपस में रब किया तो उनमें क्या हो रहा था, एक दूसरे को आकर्षित करने की कैपेबिलिटी दिखाई दे रही थी। वो भी इनके दिमाग में आया कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये एक दूसरे को अटैक क्यों करने लगे। जैसे कि आप लोग अपने सूखे बालों में क्या करते हैं, गंधा करते हैं, फिर उसे कागज के टुकड़ों को पास ले जाए तो क्या होता है, कागज के टुकड़े उसकी तरफ आने लगते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका क्या जवाब दिया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने देखा सिल्क को यदि आप अंधेरे कमरे में लेकर के उसमें नाखून मारते हैं, अपने नेल से उसको रब करते हैं, तो उसमें चिंगारी छूट रही थी। तो इन सारी घटनाओं ने लोगों को सोचने में विवश किया कि ये चार्ज, ये घटनाएं क्या कह रही हैं कि भाई इनमें चार्ज है किसी तरीके का, हर एक मैटर में चार्ज है किसी तरीके को। मैटर में चार्ज है तो फिर ये चार्ज है तो ये फिर कहाँ है वो। एटम में तो हमने कोई चार्ज की बात नहीं की। एटम में तो हमने कहा कि इंडिविजुअल एक छोटा से छोटा पार्ट होगा जो सारी क्रियाओं में भाग लेता है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब इन सारी बातों की बात आई तो अब लोगों में आया कि नहीं, यदि चार्ज अवेलेबल है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि उसके अंदर, एटम के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। जब ये बातें आई तो अब लोगों में एटम्स को जानने की इच्छा जनरेट हुई और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या आया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, की किस किस तरीके से एटम का जनरेशन हुआ है। इस बात के बाद इलेक्ट्रिसिटी की खोज पहले हो चुकी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं जाना था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की खोज हम लोग कर चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। ये हमें फैराडे ने बता दिया था। किसने? फैराडे ने अपने छोटे से इंस्ट्रूमेंट से चुंबक के आसपास एक मेटल कंडक्टर को यदि मूव कराया जाए, क्या है ये मेरे पास एक मेटल कंडक्टर है और ये मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, तो यदि मेटल कंडक्टर इसके आसपास लेके जाया जाता है इससे, तो यदि इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
किसी मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और यदि आप उसके आसपास कंडक्टर को ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से इसमें करंट आई का जनरेशन हो जाता है। क्लियर? तो ये फैराडे ने हमें पहले ही बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, और फैराडे प्रिंसिपल पे कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बने, आपका जनरेटर, आपके मोटर, ये सारे के सारे इसी फैराडे प्रिंसिपल की गिवन देन है। क्लियर? जिसे हम कहते हैं फैराडे का मैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी, लेकिन अब लोगों के दिमाग में चल रहा था कि ये चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो ये कहां से आ रहे हैं मैटर के अंदर, और इसको जानने के लिए इन्होंने कहा कि भाई निश्चित तौर पे एटम के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल हैं, अब इनको जानने की खोज शुरू हो गई। तो क्या किया गया कि भाई सबसे पहले एक वैक्यूम ट्यूब ली गई। अब वैक्यूम ट्यूब का मतलब कोई ये ना समझे कि वैक्यूम मतलब क्या होता है, खाली नहीं होता। ठीक, एक वैक्यूम ट्यूब ली गई और उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड की गई। क्या, एक वैक्यूम ट्यूब ली गई, उसमें एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई। तो ये वैक्यूम जो शब्द है, इस वैक्यूम का मतलब तो हिंदी में निर्वात होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि खाली है, खाली स्थान को वैक्यूम नहीं कहा कह रहे, ये ध्यान रखिएगा। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। दरअसल आप जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि हर एक जगह पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कैसे जनरेट होता है, कोई भी आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं किसी स्थान पे, यदि मैं खड़ा हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्लियर, यदि किसी एक प्लेस पे मैं खड़ा हूँ, ठीक, तो मेरे चारों तरफ, मेरे ऊपर, सर के ऊपर क्या है, चारों तरफ एयर अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक, एयर अवेलेबल है कि नहीं है, और ये एयर मुझे क्या करती है, कंप्रेस करती है, और किसी सरफेस में यदि आप नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं, यदि इस सरफेस का एरिया ये है, और यदि आपने एफ फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में, परफेक्टली नॉर्मल डायरेक्शन यानी 90 डिग्री में यदि आपने एक फोर्स अप्लाई कर रखा है जो सरफेस को दबा रहा है, तो वो जनरेट करता है एक तरीके का क्या, प्रेशर। और यही है प्रेशर की डेफिनेशन। प्रेशर सिंपली क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सा फोर्स, फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात क्या करते हैं कि यदि मेरे चारों तरफ एयर अवेलेबल है, तो ये एयर मुझ पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, और मेरे एरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ये फोर्स एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे मैं नाम देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं, नाम देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह के हिसाब से क्या होता है, बदलता चला जाता है। क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह के हिसाब से बदलता है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग हाइट में यदि बढ़ते चले जाएंगे, यदि मैं किसी जगह से हाइट में आगे बढ़ता चला जाता हूं, तो क्या होगा, एयर भी क्या होती जाएगी, उसके ऊपर कम होती चली जाएगी, और फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता चला जाता है। जैसे बात करें, यदि मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, किसकी बात कर रहा हूं, यदि मान लीजिए मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, तो दिल्ली लोअर स्थान पे है, समुद्र तल से नीचे, मतलब समुद्र तल से कम ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और यदि बात करें हम मैसूरी की, किसकी बात कर रहे हैं, मैसूरी की। मैसूरी क्या है, पर्वतीय स्थल है, यानी पहाड़ों पे लोग होंगे, तो पहाड़ क्या होंगे, ज्यादा ऊंचाई पे होंगे, तो यहाँ पे जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, निश्चित तौर पे दिल्ली का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मैसूरी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होने वाला है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे क्या होता जाएगा, एयर क्या करती जाएगी, रिड्यूस करती जाएगी। दिल्ली पे खड़े होकर के आपको ज्यादा एयर का प्रेशर मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा एयर होगी, जबकि मैसूरी में पहुंचते ही आपके पास क्या होगा, उसके ऊपर कम एयर है, इसलिए वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मैसूरी का, वो दिल्ली से क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्लियर? तो हर एक जगह का अपना एक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्लियर? एक चीज ये जानिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यदि मैं ऊपर, ये तो मेरा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यूज फिक्स हैं। क्या होती हैं, हम लोग ऑन एन एवरेज, रियल में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक जगह पे क्या करता है, वेरी करता चला जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम इसकी वैल्यू लेते हैं 103 किलो पास्कल, या इसी को हम 10.3 मीटर ऑफ वाटर भी कहते हैं, या इसी को 76 सेंटीमीटर ऑफ HG कॉलम कहते हैं।
ये सारी वैल्यूज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं सिंपली, यानी प्रेशर बराबर रो जी एच, और एच में यदि आप ये 10.3 मीटर ऑफ वाटर डालेंगे, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1000 डालेंगे तो आपको वैल्यू लगभग यही मिलेगी। वहीं यदि आप मरकरी कॉलम के हिसाब से रखेंगे तो यहाँ यदि 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके डालेंगे और यहाँ पे डेंसिटी 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 डालेंगे और जी की वैल्यू तो आपको पता है कि 9.8, तो ये मरकरी के फॉर्म में भी आपको वैल्यू लगभग इतनी ही देता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम कुछ वैल्यूज लेके चलते हैं जो 101.3 किलो पास्कल या 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ये 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी का है, जो कि हम ये तीनों वैल्यूज एक ही हैं। यहाँ पे रो जी एच में यदि मैं ये वैल्यूज डाल दूंगा और इनकी डेंसिटी डाल दूंगा तो ये सारी वैल्यूज इतने की ही बराबर आ जाएंगी। क्लियर? ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे तो हर जगह के हिसाब से बदलता है, पर हम लोग न्यूमेरिकल कंसीडरेशन के लिए इसकी वैल्यू लगभग फिक्स मान लेते हैं। क्लियर? ये तो हो गया मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये नीचे जो है एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन। यदि मैं अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई पॉजिटिव प्रेशर, कितना, यदि पॉजिटिव प्रेशर मेजर करता हूं तो इसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? गेज प्रेशर कहते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव गेज। यदि मान लीजिए ये 1.3 किलो पास्कल है, यदि मैंने कहा कि मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 20 किलो पास्कल, और यानी मैं कह रहा हूं 121.3 किलो पास्कल, तो यदि 20 किलो पास्कल, यदि मैं सिर्फ 20 किलो पास्कल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? गेज प्रेशर की। किसकी बात कर रहा हूं? गेज प्रेशर। यदि मैं सिर्फ पॉजिटिव 20 किलो पास्कल, जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू यदि बात की जाए तो ये कितनी है? यहाँ से ये है 121.3 किलो पास्कल, यानी ये एब्सोल्यूट स्केल है। जबकि यदि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा तो ये सिर्फ 20 किलो पास्कल गेज प्रेशर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इस समय ये 20 किलो पास्कल गेज प्रेशर है, जबकि 121.3 किलो पास्कल एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। क्लियर? ये तो ही पॉजिटिव वैल्यू की बात। अब देखिए, यदि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो वैल्यू लेता हूं, यानी मैंने बात कर ली यदि -20 किलो पास्कल कहा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में यदि मैं मेजर कर रहा हूं और -20 किलो पास्कल कह रहा हूं, तो ये जो निगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो निगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है, ये जो निगेटिव गेज प्रेशर है, ये क्या कहलाता है? इसी को हम क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। क्या कहता है? इसी को वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। यानी वैक्यूम का मतलब कभी खाली स्थान या निर्वात से नहीं है। वैक्यूम का मतलब होता है कि वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम लिया गया है। क्लियर? यानी यदि मैं -20 किलो पास्कल कह रहा हूं, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 20 किलो पास्कल का यहाँ पे क्या है? 20 किलो पास्कल वैक्यूम प्रेशर है। कैसा है? वैक्यूम प्रेशर है। वहीं यदि मैं एब्सोल्यूट प्रेशर से इस वैल्यू को मेजर करता तो ये क्या होती? ये 101, तो यहाँ पे यानी ये सिर्फ यदि एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करता तो ये 81.3 किलो पास्कल होता। एब्सोल्यूट प्रेशर से ये 81.3 किलो पास्कल है, लेकिन -20 किलो पास्कल क्या है? एक तरीके का वैक्यूम प्रेशर है, यानी निगेटिव गेज प्रेशर को मैं वैक्यूम प्रेशर कहता हूं। तो वैक्यूम का मतलब ये कभी नहीं होता कि वहां पूरी तरीके से खाली है। वैक्यूम का मतलब होता है वहां पे जो प्रेशर है वो मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है? कम है। अब क्लियर? तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, यदि एक फॉर्मूले में इसको लिखूं तो ये होता है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, प्लस गेज प्रेशर। एक फॉर्मूले से मैं इसको निकाला जा सकता है, वो सिंपली ये है कि एटमॉस्फेरिक जो मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर है वो है पहले उसमें प्लस वो किसके बराबर है? मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और साथ में इस गेज प्रेशर के बराबर है। अब ये गेज प्रेशर आपको पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, वो इस हिसाब से वैल्यू में डालिए, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। क्लियर? ठीक, ये बात हुई हमारी। अब समझ में आ गया होगा आपको, वैक्यूम यदि किसी जगह कहा जा रहा है तो वैक्यूम का मतलब कभी भी खाली स्थान नहीं होता। वैक्यूम का मतलब होता है वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अब इसका फायदा क्या हो जाता है? तो देखिए, कभी भी जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड का मतलब यदि मैं कह रहा हूं तो फ्लूइड का मतलब क्या है? विच हैज एबिलिटी टू फ्लो, जिनमें क्या करना है?
फ्लो करने की एबिलिटी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने फैलने की कैपेबिलिटी है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। यानी आप चाहे एयर की बात करें चाहे लिक्विड की बात करें, ये दोनों ही मेरे क्या है, फ्लूइड हैं, और क्योंकि इन दोनों में क्या है, फ्लो करने की कैपेबिलिटी है। क्लियर? तो ये जो मेरे फ्लूइड हैं ये हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं। क्या होते हैं? प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं। यानी यदि कहीं पे, यदि यहाँ पे मैंने कहा कि ये वैक्यूम है और यहाँ पे मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ की एयर तेजी से क्या होगी, सक करने लगेगी इस जगह की ओर। यदि इस जगह पे मैंने वैक्यूम क्रिएट किया है और यहाँ मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम है मेरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और यदि इसमें धोखे से लीकेज हो जाएगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी एयर, जो एयर यहाँ पे अवेलेबल होगी, वो क्या करेगी, इस वैक्यूम की ओर, लो प्रेशर साइड की ओर हमेशा बहना शुरू कर देती है। क्योंकि फ्लूइड में जो फ्लूइड कब फ्लो करता है, फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन में ही फ्लो करता है। यानी आप एक हाई हेड से ही नीचे फ्लूइड को लो हेड पे ले जा सकते हैं। यदि लो हेड से आपको हाई हेड पे लेके जाना है तो फिर अपने आप पॉसिबल नहीं है, आपको वर्क एनर्जी कुछ ना कुछ फिर काम करना पड़ेगा, तब चीज पहुंचती है। क्लियर? तो ये तो बात थी हमारी वैक्यूम प्रेशर की, ठीक। और वैक्यूम क्लीनर इसी तरीके से काम करता है, आपने देखा होगा क्या करते हैं। तो उसमें क्या है, एक तरीके का आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर कर दिया और तभी उसको जब जहां पे भी रखते हैं तो वहां की एयर क्या होती है, उसके अंदर सक करती है, और साथ में अपने साथ गंदगी या धूल मिट्टी भी उसके साथ क्या हो जाती है, सक हो जाती है। इसी तरीके से हमारे वैक्यूम क्लीनर काम करते हैं, ठीक। ये तो हुई। अब यदि आपको चाहिए और थोड़ा सा डीप में चलें, तो मैं क्या बता रहा हूं, यदि एक मनुष्य यहाँ पे खड़ा है तो हमने कहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बदलता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, यदि मान लीजिए मैंने इस बर्तन में कोई फ्लूइड भर रखा है, यानी मान लीजिए मैंने वाटर ले रखा है, ठीक, वाटर ले रखा है, और इसे यदि मैं गर्म करना शुरू कर दूं, क्या कर रहा हूं, इसे गर्म कर रहा हूं, तो वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे इसे गर्म करना शुरू कर रहा है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे ये वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड से यदि स्टीम में जाएगा तो किस तरीके से, किस टेम्परेचर पे जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने कहा कि हम लोग क्या याद रखते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जैसा जनरली हम लोगों के घरों पे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर बॉयल करता है। कितने में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करता है। लेकिन ये हमेशा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं करता। यानी यदि मान लीजिए कि अभी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, पर यहीं पे यदि 80 किलो पास्कल हो जाए, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, 101.3 किलो पास्कल, यानी यदि सिर्फ 80 किलो पास्कल है प्रेशर, यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, तो निश्चित तौर पे ये जो टेम्परेचर भी होगा, ये क्या होगा, आपका बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। यदि मैं इसे 50 किलो पास्कल पे ले जाऊंगा तो ये और कम हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से यदि आप इसे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जाएंगे तो इसकी बॉइलिंग टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। यानी मैं ये जानता हूं कि कोई भी, किसी भी, जैसे वाटर भी है, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है वहां पे प्रेशर कितना है, वहां पे प्रेशर के ऊपर, किस पे, वहां पे प्रेशर कितना है, उसी हिसाब से आपका ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। यानी जैसे जैसे आपका, यदि मैं कहूं कि ये टेम्परेचर है, सॉरी ये मेरा प्रेशर है, ठीक, और ये मेरा टेम्परेचर है, तो जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, उसी तरीके से आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता चला जाता है। क्लियर? क्लियर? जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर भी उसी हिसाब से इंक्रीज करेगा। यानी यदि आप बात कर रहे हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलेगा, पर वही यदि यदि बात कर रहे हैं सिर्फ 50 किलो पास्कल पे, तो आपको हो सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मिल जाए, ठीक। वहीं पे यदि बात कर रहे हैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल करना शुरू करेगा, ठीक। तो ये डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग जो टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड बॉयल करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका उस जगह पे प्रेशर कितना है। क्लियर? ठीक। तो इस चीज को और जरा गौर से देखते हैं कि अब मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, कहाँ पे हैं आप, दिल्ली में हैं, और दूसरी क्या है,
मैसूरी में है। मैसूरी यानी आपकी क्या है, पर्वतीय इलाका। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रेशर है मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे हिस्से पे तो ज्यादा एयर होगी और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो अलग होगा। और मैसूरी में क्या होगा, मैसूरी हाई पे ज्यादा है यानी वहां पे कम लोड होगा एयर का, तो यहाँ पे जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कुछ क्या होगा, निश्चित तौर पे दिल्ली के प्रेशर से कम होने वाला है। अब यदि दिल्ली के प्रेशर से कम होने वाला है तो दिल्ली में जो टेम्परेचर मान लीजिए प्रेशर है, उस हिसाब से यदि आपका लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है तो मैसूरी में निश्चित तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है क्या है, कम है, तो ये कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू कर जाएगा। आपका लिक्विड कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होना शुरू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, दिल्ली से कम है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि आपका वहां पे लोकल प्रेशर कितना है, उसी पे आपका बॉइलिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक, इसीलिए क्या करते हैं कि जब आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हैं तो वहां पे खाना क्या रह जाता है, जो आपका फूड होता है, खाना होता है, वो कच्चा रह जाता है। क्या रह जाता है, कच्चा रह जाता है। उसके पीछे केवल कारण यही है कि वहां पे प्रेशर क्या है, कम है, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो आपका ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या है, वो भी कम है। तो यदि मान लीजिए आपने यहाँ पे आपने चावल रख रखे हैं, ठीक ठीक, दाल रख रखी है, मान लीजिए पल्स दिल्ली में, और यहाँ पे गर्म कर रहे हैं कुकर पे, ठीक है। तो ये मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तभी ये बॉइलिंग स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। वहीं पे जब आप मैसूरी में इसी चीज को गर्म कर रहे हैं, दाल लेकर के, ये पल्स ले रखी है आपने, दाल ले रखी है, और मैसूरी में इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल करना शुरू कर जाएगा। किस पे? ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल करना लगभग शुरू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, पहाड़ी इलाके पे हैं आप, और जबकि यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो आपको एक्सेस में इसमें हीट देनी थी, आपको वाटर में या फूड पार्टिकल में आपको यहाँ पे ज्यादा हीट की जरूरत थी, जबकि यहाँ पे इसने क्या हुई, लेस हीट लिया है। ये इसने क्या किया, इस फूड पार्टिकल ने आपके कम हीट ली है, तो क्या हो जाता है, जब इसने एनर्जी ही कम ली है, ठीक, जल्दी बॉयल होना शुरू कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये दाल पकती नहीं है, क्या हो जाएगा, आपका खाना कच्चा रह जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि आपका जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, वहां पे कम है। ठीक, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है।